हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी घर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समाप्त करेंगे। तो आज हमें सिर्फ एक दो टॉपिक बचे, उसी को पढ़ना कवर करना है, जिसमें हम लोग आप पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन देखिए किसी भी पदार्थ के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन उससे निकल रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, तो ये तीनों घटनाएं ऑक्सीकरण मानी जाती है। क्या क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का जुड़ना, प्लस ओ लिख दिया मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर माइनस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, या फिर माइनस इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर कोई भी पदार्थ अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन अगर निकाल रहा है तो भी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है। ये ऑक्सीकरण की पहचान है। क्लास 10 में हमें इतना ही याद रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है। एग्जाम्पल के साथ समझे, मैग्नीशियम लिया, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई गई, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया गया। ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्या बनता है? MgO। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ दो लगा देते हैं तो मैग्नीशियम 2 हो जाता है, यहाँ भी 2 कर देते हैं, तो ये संतुलित रिएक्शन हो जाएगा। इसमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके MgO बना दिया, मतलब पहले मैग्नीशियम बिना ऑक्सीजन के था, अब ऑक्सीजन के साथ हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और एक एग्जांपल समझते हैं। कोई धातु है, मेटल है, अगर ये मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग कर ले और धनायन बना ले, जैसे कि Na+, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इलेक्ट्रॉन निकाला और Na+ सोडियम आयन बना लिया, तो यहाँ भी ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हो रहा है। ठीक इसी का उल्टा होता है किसमें? अपचयन में। अपचयन में क्या है? अपचयन का कॉन्सेप्ट क्या है? अपचयन में है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। इसमें प्लस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, या माइनस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन निकलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका जस्ट उल्टा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो कोई भी पदार्थ अगर हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, या ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, तो वहां पे उसका अपचयन हो रहा होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के बात करें, N2 + H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया पहले आप पढ़ चुके हैं। बनता है अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होते हैं, हमने 2 लगा दिया। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा करके इसको संतुलित कर लिया। तो इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन पहले अकेले था, हाइड्रोजन को साथ लेकर के NH3 बना लिया। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता? अपचयन कहलाता। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं। अगर क्लोरीन है Cl2, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो 2 क्लोराइड आयन निकल जाएगा, मतलब 2 क्लोराइड आयन बन जाएगा। एक Cl होता तो 1 क्लोराइड आयन, Cl2 में 2 क्लोरीन के परमाणु है, इस वजह से 2 क्लोराइड आयन हमने लिखा है। तो ये बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है? क्लोराइड आयन बना रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसका मतलब यहाँ क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो ये था ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, अब एक और अभिक्रिया समझते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मिक्सचर है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मिक्सचर है। रिडक्शन का रेड उठा लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स उठा लिया, बन गया रेडॉक्स। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों चीजें साथ साथ हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, अपचयन भी हो और ऑक्सीकरण भी हो, दोनों साथ साथ हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं का नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दोनों साथ साथ होना चाहिए।
जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया होती है जब, तो बनता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया हो रही, क्या बन रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इस अभिक्रिया में अगर देखें हम, तो जिंक ऑक्साइड बदल रहा है जिंक में, मतलब पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इसका निकल गया, मतलब जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन त्याग कर दिया। तो जहां ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन का त्याग हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। याद करिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इस कार्बन को देखें तो कार्बन अकेले था, अब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कार्बन अपने साथ ऑक्सीजन जोड़ रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण, और जिंक ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन। तो इस अभिक्रिया में दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है, दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब इस रेडॉक्स अभिक्रिया में दो टर्म आते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। क्या क्या, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इसका ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है, जिंक ऑक्साइड की वजह से। अगर ये अकेले कार्बन होता तो कार्बन रहता, जब जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, जिंक ऑक्साइड इसकी लाइफ में आया, तब ये उथल पुथल की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला। तो इसका ऑक्सीकरण कराया किसने, जिंक ऑक्साइड ने। इसलिए जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, क्योंकि इसने कार्बन का ऑक्सीकरण करवा दिया, तो ये ऑक्सीकारक है। और इसका खुद का दिख रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जिसका मतलब उल्टा हो गया, जिसका खुद का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक हो जाता है। और इसको देखें, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, और इसी ये क्या करा रहा है, इस जिंक ऑक्साइड का अपचयन करवा रहा है। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ किसकी वजह से, कार्बन की वजह से। तो ये अपचायक का काम कर रहा है, इसको अपचयित कर रहा है, नहीं अपचायक है। खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, जिसका खुद का अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, जस्ट उल्टा है। तो ये इसका अपचयन हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीकारक है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है। जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है। और कार्बन क्या है, यहाँ पर अपचायक है। कार्बन क्या है, अपचायक है। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका खुद का अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। अगर हम ले लें कॉपर ऑक्साइड और H2, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया। क्या क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर और प्लस पानी। क्या बनता है, कॉपर प्लस पानी। किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो कॉपर पे 2 प्लस। तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है ये। किसके साथ अभिक्रिया करा है, हाइड्रोजन के साथ। क्या बना, कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O। देखिए अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड था, इसके साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बदल रहा है, यानी ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। और जहां ऑक्सीजन का त्याग होता है वो क्या होता है, अपचयन, मतलब यहाँ पर अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन को देखें तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, और जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन। तो जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। तो इस रिएक्शन में CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड क्या है, एक ऑक्सीकारक है। जबकि H2 का हो रहा है ऑक्सीकरण, इसका मतलब H2 क्या है, अपचायक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपचायक है और कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। बात क्लियर है। इस तरह से आप ऑक्सीकारक अपचयन को पहचान सकते हैं। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं, एग्जाम्पल Cl2H2, क्लोरीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से बन रहा है HCl। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा लिया। ठीक, इस पे ध्यान दें, क्लोरीन से बन रहा है HCl, क्लोरीन से बन रहा है HCl। यहाँ क्लोरीन के पास ना तो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है। जब HCl में बदलेगा तो इसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है, और जो हाइड्रोजन का ग्रहण करता है उसको हम नाम देते हैं अपचयन। तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन ग्रहण किया, इसका मतलब इस क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसको देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे दिख रहा है क्या हो गया, HCl। H2 से क्या बन गया, HCl। ध्यान से समझें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या, HCl में 1 हाइड्रोजन है, मतलब H2 ने 1 हाइड्रोजन अपना त्याग किया है। H2 से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे तभी HCl बना होगा, एक हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो यहाँ H2 से HCl में अगर देख रहे हैं
तो ये हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, और हाइड्रोजन का त्याग कहलाता ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्लोरीन का HCl में अपचयन हो रहा है और इस H2 का HCl में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Cl2 हो गया अपचयन होने की वजह से ऑक्सीकारक, और H2 हो गया ऑक्सीकरण होने की वजह से अपचायक। उल्टा का, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से आप रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकारक और अपचायक पहचान सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक्स की, ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में प्रभाव। मतलब हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं देखते हैं जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही होती है, उनकी हम बात करेंगे। तो पहला एग्जांपल आप लोग देखते होंगे अपने डेली लाइफ में, धातुओं का संचारण। धातुओं का संचारण कि धातुएं क्या होती है, धीरे धीरे गल जाती है। धातुएं धीरे धीरे वायुमंडल के साथ, वायुमंडल के उत्पन्न गैसों के साथ अभिक्रिया करती हैं और धीरे धीरे गल जाती है, जो कहते हैं धातुओं का संचारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना फेमस एग्जाम्पल आपके सिलेबस में भी है। तो लोहे पर जंग कैसे लगता है, लोहे पर जंग लगता है जब लोहा नमी की उपस्थिति में, मतलब पानी की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन जोड़ करके ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो आयरन का, लोहे का ऑक्सीकरण होता है किसके प्रेजेंस में, पानी के प्रेजेंस में। तो आयरन Fe किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में। पानी यहाँ पर क्या करता है, मीडियम प्रदान करता है अभिक्रिया के होने के लिए। ठीक है, इसका डिटेल आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना रखिएगा कि पानी मीडियम प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन होने के लिए, अभिक्रिया को होने के लिए। इसका काम होगा इलेक्ट्रॉनों को ले जाना, ले आना। ठीक है, तो ये मीडियम प्रदान करता है रिएक्शन होने के लिए। तो आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, आयरन का ऑक्साइड बनेगा। तो आयरन का ऑक्साइड यहाँ बनता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर पानी है इसके साथ चिपक जाता है, पानी इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आगे लिख देते हैं .XH2O, क्योंकि ये पानी के जो अणुओं की संख्या ये निश्चित नहीं है, बदल सकती है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, तापमान वगैरह पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे XH2O लिख देते हैं, जहां X कोई एक संख्या हो सकती है, लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। तो वहां संतुलित करने के लिए हम यहाँ भी X लगा देते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखें यहाँ पर 2 कर देंगे, Fe को 2 ना करने के लिए। ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो इससे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लगा देते हैं, 6, और आयरन को बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना आपको बताया गया। इस तरह से 4Fe + 3O2 + XH2O गिव्स आउट 2Fe2O3.XH2O। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, यानी फेरिक ऑक्साइड के साथ पानी के अणु भी रहते हैं। अणुओं की संख्या कितनी है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, इसलिए .XH2O लिखा है। वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है। तो ये जो भूरे रंग का क्या बनता है, ये भूरे रंग की लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर, इसी को कहते हैं लोहे पर जंग लगना। अब इस जंग को रोकना है, कोरिजन को रोकना है, संक्षारण को रोकना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लोहे की परत के ऊपर एक लेयर चढ़ा सकते हैं, पेंट की, ऑयल की, ग्रीस की, जिससे वो वायु और पानी के संपर्क में ना आने पाए, उसका संक्षारण रुक जाएगा। एक तरीका और हो सकता है, इस पर उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं, इसके ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है, आयरन के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं, जैसे जिंक की परत चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि इसका ऑक्सीकरण रुक जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में नहीं आएगा। इसके ऊपर जो धातु की परत होगी वो वायु के संपर्क में आएगा और ये सेफ बच जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन द्वारा, गैल्वेनीकरण द्वारा भी इसको बचा सकते हैं, और दूसरा ऑयल, पेंट, ग्रीस वगैरह लगा के इसको वायु के संपर्क में आने से रोक करके इसका ऑक्सीकरण रोक सकते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल देखिए धातुओं का, तो सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है, H2S के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये ब्लैक कलर की इसके ऊपर लेयर बन जाती है सिल्वर ऑक्साइड की। किसकी बनती है, Ag2S की, सिल्वर सल्फाइड की। सिल्वर सल्फाइड की इसके ऊपर एक परत बन जाती है ब्लैक कलर की, और प्लस हाइड्रोजन बन जाता है, प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन, H2 निकल जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर देंगे। संतुलित है, हाँ संतुलित है। तो Ag + H2S गिव्स आउट Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। ये किस रंग का होता है, ये काले कलर का होता है। तो ये भी क्या है, काले कलर का। ये भी इसका एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। इसका एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण ये भी है। ठीक है, तो यहां भी ऑक्सीकरण हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल होता है कॉपर का लेते हैं। कॉपर क्या होता है, कॉपर अभिक्रिया करता है पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तीनों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और इसके साथ
आगे रहता CuOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस। ये हरे रंग की परत बनती है। किस रंग की? हरे रंग की परत बनती है। इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक, ये क्षारीय CuOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति का है, इसीलिए कहा गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये कॉपर कार्बोनेट है और ये क्षारीय प्रकृति की होने की वजह से इसको कहा गया क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक, तो ये हरे रंग की परत बन जाती है। ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। आपके सिलेबस में जो है वो यही है, इसको याद रखिएगा। लोहे पर जो जंग लगता है उसकी रिएक्शन यही है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप यही लिखेंगे आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O गिव्स आउट Fe2O3 डॉट XH2O। XH2O क्यों? क्योंकि पानी के अणुओं की संख्या निश्चित नहीं है, यह बदल सकता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक पे आते हम लोग, जो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी विकृत गंधिता क्या है? जो खाने वाले पदार्थ हैं जिसमें तेल वसा वगैरह होता है, तो जब ये वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है। जो ऑयल है, तेल है, वो क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध खराब हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। तो जब खाने योग्य यानी खाद्य पदार्थ जो तेल और वसा से बने होते हैं वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिनसे उनका स्वाद और गंध खराब हो जाता है, इसी घटना को कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को रोका कैसे जा सकता है? हो रहा है खराब किसकी वजह से? ऑक्सीकरण की वजह से। तो ऑक्सीकरण को रोकना होगा, ऑक्सीकरण को रोक देंगे तो ये खराब होने से बच जाएगा। विकृत गंधिता को हम रोक सकते हैं। इसके लिए क्या क्या तरीका हम अपनाते हैं? एक तरीका होता है एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, प्रतिऑक्सीकारक मिला दें जो ऑक्सीकरण को रोक देता हो, होता है BHA BHT, BHA और BHT। एंटीऑक्सीडेंट BHA और BHT नाम याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। BHA और BHT ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक है। अगर इनको हम मिला दें खाद्य पदार्थ में तो उसका ऑक्सीकरण स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा, जिस वजह से वो खराब नहीं होगा, विकृत गंधिता नहीं होगी। ठीक, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? वायु को निकाल करके, अगर कोई खाद्य पदार्थ जिसका हम पैकेट बना रहे हैं उसको एयर टाइट में रख दें, एयर टाइट कंटेनर में रख दें, मतलब जिसमें हवा ना हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत हवा जो डब्बे के अंदर थी सिर्फ वही ऑक्सीकृत कर पाएगी, बाहर से वायु नहीं जा पाएगी, तो उसका ऑक्सीकरण कुछ स्लो हो जाएगा, यानी कम होगा और जल्दी खराब नहीं होगा। तो एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। और दूसरा, गैस निकाल दें, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, नमकीन के पैकेट होते हैं, तो उसमें से हवा निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है? बहुत स्लो रिएक्शन करता है, कम रिएक्टिव होता है, इस वजह से उसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाता, ऑक्सीकरण स्लो हो जाता है और खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। तो हम नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, इस वजह से हमारे खाद्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण रुक जाता है और खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाती है। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं? और एक तरीका हो सकता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख करके तापमान कम करके, जब फ्रिज में रख देंगे तो तापमान कम हो जाएगा, इस वजह से भी ऑक्सीकरण स्लो हो जाता है और खाद्य पदार्थ कुछ समय तक सुरक्षित रह सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट मिला करके हवा निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दें, एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख दें, और क्या कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख करके तापमान कम करके भी विकृत गंधिता को रोका जा सकता है, खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से एक बार दोहरा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ।